हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि पॉलिटी को आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, ये जो विषय है इसको मैं ऐसे खत्म करूंगा मैराथन के रूप में, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो डेली देखना नहीं पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि एक दिन मैराथन के रूप में क्लास मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विविधता की समझ। तो विविधता की समझ के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे नए साथी हैं वे क्या करें, अपने चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि यहाँ पर उनको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी से मिलती रहे यहाँ से। चलिए बात करते हैं विविधता की समझ के बारे में। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि विविधता या डाइवर्सिटी, अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है। बिल्कुल, आइए इसके बारे में समझते हैं कि विविधता हो या अनेकता हो, हमारे जीवन को कैसे और किस तरह से बेहतर बनाती हैं। और भारत इतनी विविधता वाला यानी कि भारत इतनी डाइवर्सिटी वाला देश कैसे बन गया। तो भारत इतनी डाइवर्सिटी वाला देश कैसे बना, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग जो होते हैं एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अगर देखा जाए तो जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, सभी एक दूसरे से कहीं ना कुछ मामलों में जरूर भिन्न होते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं, चाहे अगर अगर अपने घर में ही आप देखते हैं, तो चाहे अपने माता पिता को आप देख लीजिए, अपने भाई बहन को देख लीजिए, कहीं ना कुछ मामले में वे जरूर आपसे भिन्न होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, और वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। अगर देखा जाए तो उनके धर्म, रहन सहन, खान पान और भाषा, त्योहार आदि भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि अलग देखा जाए तो एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। अगर देखा जाए तो धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी क्या होता है, भिन्न होता है या भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। यही जो आप एक तरीके से भिन्नताएं देख रहे हैं, जैसे धर्म को लेकर आप देख रहे हैं, रहन सहन को लेकर आप देख रहे हैं, खान पान को लेकर देख रहे हैं और भाषा को लेकर आप देख रहे हैं, तो अगर इन्हीं सब कारणों की वजह से ही क्या है, भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, या भारत में क्या है, विविधता है। अगर आप देखते हैं कि अगर आप इधर जाते हैं तो इधर आपको उर्दू मिल जाएगा, अगर आप पंजाब क्षेत्र में जाते हैं तो आपको पंजाबी भाषा मिल जाएगी, अगर राजस्थान में आप जाते हैं तो राजस्थानी भाषा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद गुजरात चले जाते हैं तो यहाँ पर अपनी स्वयं की भाषा है, महाराष्ट्र चले जाते हैं तो यहाँ पर अपने स्वयं की भाषा है। और ये सभी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी भाषाएं हैं, और सबके अपने रहन सहन के तरीके कुछ अलग हैं, खान पान के कुछ अलग तरीके हैं, भाषा भी अलग है, और कहीं ना कहीं त्यौहार एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो भिन्न भी होते हैं। तो इसी के कारण की वजह से क्या है कि भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, या भारत में क्या है, विविधता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि भारत में क्यों विविधता है, तो आप उसे बता दीजिएगा कि भारत में हर राज्य में अगर देखा जाए तो अपनी अपनी भाषाएं हैं कहीं ना कहीं, और अपने अपने रहने और खान पान और भाषा या त्यौहार की बात करते हैं, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न होते दिखाई देती हैं, और जिसके कारण ही भारत में क्या है, विविधता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहता है विविधता के बारे में, तो यही बातें आप लोग बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है जाति व्यवस्था विविधता का एक उदाहरण है। अगर देखा जाए तो वाकई में भारत में क्या है, कास्टिज्म यानी जातिवाद जो है, या जाति व्यवस्था जो है, या कास्ट जो सिस्टम है, वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विविधता का एक कारण देखने को हमें मिलता है, या विविधता का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इस व्यवस्था में अगर देखा जाए, कहा जा रहा है
कि इस व्यवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बाँट दिया गया है। बिल्कुल ये सत्य बात है कि अगर यह व्यवस्था इस व्यवस्था में अगर देखा जाए तो समाज को कई अलग-अलग समूहों में बाँटा गया है और इस बँटवारे का आधार था कि लोग किस तरह से काम करते हैं। देखिए, ये जो बँटवारा किया गया है इसका क्या आधार माना गया था? जैसे जिसका काम होगा वैसे उसकी जाति होगी। मतलब काम के आधार पर क्या किया गया है? जाति का बँटवारा किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने-लिखने वाला है या एक तरीके से अध्ययन और अध्यापन में काम करता है तो उसे ब्राह्मण माना गया है, ठीक है? और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक तरीके से क्या है कि क्षत्रिय जैसे मतलब लड़ाई या युद्ध जैसे काम करता है या लोगों के संरक्षण करता है, तो फिर उसे क्षत्रिय माना गया है, वो क्षत्रिय जाति का माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक तरीके से क्या करता है, व्यापार या एग्रीकल्चर से संबंधित काम करता है, तो उसे क्या माना गया है? वैश्य माना गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, दूसरों की सेवा करता है, ठीक है? या एक तरीके से लेबर वर्क करता है, तो उसे शूद्र माना गया है। तो अगर देखा जाए तो जाति व्यवस्था ही विविधता का एक उदाहरण है और इस व्यवस्था में ही समाज को अलग-अलग समूहों में बाँटा गया है। और ये जो बँटवारे का आधार है, किस आधार पर बाँटा गया है? तो काम के आधार पर, जैसे जिसका काम होगा वैसे उसकी जाति में उसे बाँटा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने आपको समझा दिया कि कैसे इस बँटवारे को किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने आपको समझाया है, अगर कोई व्यक्ति अध्ययन और अध्यापन जैसे काम करता है तो उसे ब्राह्मण माना गया है, जो कि यही व्यवस्था भारत में आज भी मौजूद है। देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है अगर देखा जाए तो वैदिक संस्कृति से ही शुरुआत हो जाती है। पहले क्या होता है, एक तरीके से ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो ये जो व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है कि यह जो व्यवस्था होती है जाति आधारित हो जाती है, मतलब जिसका जहाँ पर जन्म होगा वही व्यक्ति वो व्यक्ति उस जाति का कहलाएगा, वो चाहे उसका कोई भी कार्य हो, ठीक है? तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि भारत में जाति व्यवस्था का बाँटने का क्या आधार रहा है, तो आप लोग बता दीजिएगा। जाति व्यवस्था का बाँटने का आधार ये रहा है कि काम का आधार माना गया था, जिसका जैसे काम होगा वैसे उस जाति का वो व्यक्ति माना जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी बातें। यदि समझ में आ गई हैं तो एक बार जल्दी से यस करिए, यस सर हमें अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। बिल्कुल सत्य बात है। आज भी अगर देखा जाए तो हमारा आपका जन्म जिस जाति में हुआ है उसी जाति के आज हम कहलाते हैं, ना कि हमारा काम की वजह से जाति हमारी बदलती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई भी काम हो, जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है उस जाति की ही हम कहलाएँगे, ठीक है? और जिसे हम बदल भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं या पैदा हो गए हैं तो आपकी जाति क्या कहलाएगी? कुम्हार कहलाएगी। आपकी जाति क्या कहलाएगी? आपकी जाति क्या कहलाएगी? उस बात को ध्यान रखिएगा, कुम्हार कहलाएगी। बस वही बन सकते थे, ठीक है? ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा पेशा भी नहीं बदल सकता था। देखिए, पहले क्या था, एक तरीके से पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति जाति से जुड़ा पेशे को नहीं बदल सकता था और इसलिए उसे ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना, उसे इसलिए उस ज्ञान के अलावा, उस ज्ञान जिस जाति में उसका जन्म हुआ है, उस ज्ञान के अलावा कोई अन्य ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता था और ना ही ज़रूरी समझा जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले का आधार कुछ अलग रहा। पहले काम के आधार पर जाति को बाँटा गया, फिर आगे चलकर क्या हो गया, जन्म के आधार पर जाति को बाँट दिया गया। फिर कहा गया कि आपका कोई भी काम हो, आप चाहे पढ़े-लिखे, चाहे आप एक तरीके से युद्ध कौशल में अच्छा हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप अध्ययन और अध्यापन करते हैं, ठीक है? आप कुछ भी कार्य करेंगे, आप उसी जाति के कहलाएँगे, लेकिन एक तरीके से आपका जो कार्य है, उस आधार पर आपको नहीं माना जाएगा कि अगर आप अध्यापन कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण माने जाएँगे। आप एक तरीके से युद्ध कौशल में अच्छे हैं या युद्ध जैसे काम करते हैं, तो फिर आपको क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था पहले, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
आपका भले ही किसी जाति में जन्म हुआ है, लेकिन आप कोई भी काम इन चारों में से कर सकते हैं, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि हमारे देश में क्या है, एक संविधान है, और उस संविधान के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, पूरा देश चलता है। जिसमें आर्टिकल 14 में कहा गया है, मौलिक अधिकार के रूप में विधि के समक्ष समता हर व्यक्ति का आ, कर्तव्य है, सॉरी, हर व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वो कानून के समक्ष बिल्कुल समान है। तो मतलब कानून के समक्ष समान का मतलब ये हो जाता है, आप कुछ भी काम करिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। बस आप अवैधानिक मत करिए, असंवैधानिक मत करिए, जिससे किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए, सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, और केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। बिल्कुल अगर इसको हम वाकई में अगर देखें, वास्तव में यदि हम देखते हैं, तो एक ही तरह की चीज़ें हम करते हैं, लेकिन हमारे करने के जो तरीके होते हैं कहीं न कहीं अलग होते हैं। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। जैसे अब इसको मैं एक ऐसे आपको समझा सकता हूँ, जैसे कि अगर आप देखें तो जैसे कि पूजा, अगर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या अलग-अलग धर्मों के लोग हैं, कुल मिलाकर सभी व्यक्ति मानव, सभी क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। कुल मिलाकर ईश्वर एक है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप देखते हैं हमारे तरीके कुछ अलग हैं, और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनके तरीके अलग हैं, सिख के अलग तरीके हैं, बौद्ध धर्म के अलग तरीके हैं, जैन धर्म के अलग तरीके हैं। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। ठीक है, अगर वाकई में अगर देखा जाए तो हम करते एक ही जैसा काम है, लेकिन हमारे जो करने के तरीके होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये बात सत्य है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, यस सर हमें पूरा क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं, कहा जा रहा है भारत में विविधता के बारे में। आइए समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। आइए समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, करीब 200, करीब 200 वर्ष पहले रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल सत्य बात है। अगर देखा जाए तो करीब लगभग अगर देखा जाए तो दो सवा 200 या 200 साल पहले अगर देखा जाए, तो रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। तभी तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। देखिए ऐसा नहीं था कि जब हमारे पास रेल की व्यवस्था नहीं थी, जब हमारे पास हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं थी, जब हमारे पास बस की व्यवस्था नहीं थी और कार की व्यवस्था नहीं थी, तो हम कहीं नहीं जाते थे। ऐसा कोई मतलब नहीं था। कुल मिलाकर हमारे पास जब ये व्यवस्था नहीं भी थी, तब भी हम क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते थे। और किस लिए हम जाते थे? एक तो व्यापार करने के लिए जाते थे, और खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में हम जाते थे। सूखे और अकाल के कारण हम एक स्थान को बदल के दूसरे स्थान चले जाते थे, और काम की तलाश में जब हमारे पास काम नहीं हुआ करता था तो एक स्थान से दूसरे स्थान हम चले जाते थे। और कभी-कभी युद्ध, यानी कि एक क्षेत्र को जीतने के लिए हम युद्ध करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, जिसका इस्तेमाल आपने एनसीईआरटी में देखा था, हिस्ट्री वाली क्लास में हमने आपको बताया था। लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे, और लोग क्या करते थे, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, और इसी तरह के तमाम तरह के वे साधन बनाए हुए थे। और समुद्री रास्ता तय करने के लिए, यानी कि समुद्र के माध्यम, समुद्र का रास्ता भी वो वे लोग तय करते थे, किससे? नाव से करते थे। ठीक है, तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास हवाई जहाज़, रेल अगर देखा जाए तो ये सारी व्यवस्था नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं नहीं जा रहे थे, तब भी हम जा रहे थे। जैसे कि आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, और तब हम किस लिए जाते थे? व्यापार करने के लिए, जैसे आज भी जाते हैं भाई। अगर हमें रेल से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो हम कभी व्यापार करने के लिए जाते हैं, कभी हम खेती के लिए चले जाते हैं। ठीक है, बैलगाड़ी या एक तरीके से हमारे पास तमाम तरह के मोटर व्हीकल हैं, हम उसके माध्यम से चले जाते हैं। कई बार सूखा और अकाल पड़ जाता है तो फिर हम अपने यथास्थान को बदल देते हैं, और कई बार हमें जॉब नहीं मिलती है तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं। तो जैसे आज हम चले जाते हैं, वैसे पहले भी लोग जाया करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग जब नई जगह में
बसना शुरू करते थे तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। बिल्कुल सत्य बात है। आप सोचिए, कल आप गाँव में रहते थे, अगर आज आप शहर में आ जाते हैं तो आपका रहन-सहन में कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो एक तरीके से पहले भी ऐसे था। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चले जाते थे, तो उनके रहन-सहन में कहीं न कहीं बदलाव देखने को हमें मिलता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह को अपना लेते थे, मतलब कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे। कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या होता था कि जब वे नए स्थान पर जाते थे तो वहाँ जिस तरह का एनवायरनमेंट हुआ करता था और जिस तरह की व्यवस्थाएँ चलती थीं, उस चीज़ों को वे लोग क्या करते थे, एडॉप्ट कर लेते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसको अपना लेते थे। जैसे कि आज वर्तमान में अगर आप सोचिए, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, अगर आपको मैं तमिलनाडु भेज देता हूँ तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि भाई एक तरीके से वहाँ का जैसा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को आप कैच करेंगे या उस एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढालेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये लोग भी ऐसा करते थे। कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रों पर भी चलते थे। देखिए, ऐसा नहीं था कि जैसे कि एक तरीके से, जैसे कहने का मतलब ये हो जाता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी दूसरे देश चले जाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं, तो अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाएँगे। ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि भले ही हम कहीं पर भी चले जाएँ, लेकिन जो हमारी पुरानी परंपरा है या जिस चीज़ों को हमने सीखा हुआ है, वो चीज़ें हम कभी नहीं भूलते हैं और कहीं न कहीं उन चीज़ों का भी हम प्रयोग करते रहते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण रहता था। अगर देखा जाए तो इस तरह भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुरानों का मिश्रण रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान भी होता है। बिल्कुल सही बात है। उनकी संस्कृति, भाई अगर आप कहीं पर जाएँगे और एक तरीके से आपकी जो संस्कृति होगी और उनकी जो संस्कृति होगी, जहाँ आप जाएँगे तो उसमें कहीं न कहीं आदान-प्रदान होगा और धीरे-धीरे मिश्रित यानी कि मिली-जुली संस्कृति उभरने लगती है। सोचिए कि अगर मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश से, आप इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझिएगा। अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि 1000 लोगों को या मैं 10,000 लोगों को, ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं 10,000 लोगों को एक तरीके से भेज देता हूँ कहाँ? तमिलनाडु में। तो जो 10,000 लोग होंगे उनकी यहीं उत्तर प्रदेश के, तो इन सभी लोगों की अगर देखा जाए तो जो कल्चर है बिल्कुल सेम है। अब ये लोग जब वहाँ पर जाएँगे तमिलनाडु में तो क्या होगा कि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश के कल्चर है उसको लेकर जाएँगे, कुल मिलाकर वो उनके साथ जाएगा और एक तरीके से वो तमिलनाडु का स्वयं का कल्चर है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, अपने कल्चर कुछ देंगे और जो तमिलनाडु के लोग हैं इनको कुछ, ये लोग कुछ अपना कल्चर यहाँ प्रोवाइड कराएँगे। प्रोवाइड क्या, कुल मिलाकर वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ अपने आप से मिल जाएगा। ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है, एक दूसरे का कल्चर या संस्कृति जो है आदान-प्रदान हो रही है और जिसकी वजह से क्या होगा कि मिश्रित, फिर क्या हो जाएगी, मिश्रित और मिली-जुली संस्कृति उभर कर सामने आ जाएँगी। ठीक है? और ये यहाँ पर थोड़ा-सा लक्षण ये देखने को मिल रहा है कि इसी की वजह से क्या है कि भारत में विविधता आई है। इसके लक्षण ये मिल रहे हैं कि भाई इसी की वजह से क्या हुआ है, भारत में डाइवर्सिटी आई है या भारत एक विविधता वाला देश ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है? इसी की वजह से बहुत सारे विदेशी भी भारत में आगमन करते हैं और कुछ लोग तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं पर रुक जाते हैं। तो वे लोग अपनी स्वयं की संस्कृति लेकर आते हैं और हमारी स्वयं की संस्कृति पहले से मौजूद होती है। तो वे लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति की छाप यहाँ पर छोड़ते हैं और हमारी संस्कृति की जो छाप होते हैं अपने अनुकूल कर लेते हैं। तो फिर इससे क्या हो जाता है कि मिली-जुली संस्कृति हो जाती है। तो इससे हमें ये लक्षण देखने, यहाँ पर ये लक्षण हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं भारत इसी की वजह से डाइवर्सिटी वाला देश बन गया है, यानी कि भारत में विविधता आई। तो इसी की वजह से क्या हुआ, भारत में कहीं न कहीं डाइवर्सिटी आती है, यानी कि विविधता आई। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियाँ से भी विविधता उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप जियोग्राफ़िकल सिचुएशन देखते हैं, ठीक है, या प्लेसेस देखते हैं तो उसकी वजह से भी कहीं न कहीं विविधता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है उदाहरण के रूप में यदि आप देखते हैं तो समुद्र के पास रहने में, पहाड़ी इलाकों में रहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप समुद्र के पास रह रहे हैं यानी तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं या आप पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे तो कहीं न कहीं रहने का अलग-अलग फ़र्क देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाता है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों
और खान-पीन के आदतों में फ़र्क देखने को मिलेगा, बल्कि जिस तरह से वे काम करेंगे, वे भी अलग-अलग होंगे। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। जो लोग तटीय क्षेत्र में रहेंगे, उनका कुछ अपना अलग काम होगा, जैसे कि मछली पकड़ने वाला काम होगा, और जो लोग पहाड़ों के क्षेत्र में रहेंगे, उनका कुछ अपना अलग कार्य होगा। तो बिल्कुल ये सत्य बातें हैं, यहाँ पर कहीं से कहीं तक झुठलाया नहीं जा सकता है, ठीक है? आइए समझते हैं भारत के 2 भागों के बारे में। यहाँ पर आइए समझते हैं भारत के 2 भागों के बारे में। लद्दाख और केरल के उदाहरण आइए अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये बातें समझ में आ जाए, कैसे भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश बनता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, और जिन छात्रों को समझ में आ रहा है वे लोग जल्दी से यस कर दें, और लाइक वगैरह जो भी आपका प्रोसेस है आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते चलिए। और बहुत सारे छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं इस समय, बहुत ही अच्छी बातें हैं जिस तरह से आप लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली ये बात की गारंटी देता हूँ, दावा करता हूँ कि आपके विश्वासों पर मैं खरा उतरूंगा हमेशा ही। चलिए बात करते हैं लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए, समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक का कारकों का क्या असर पड़ता है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लद्दाख, आप देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ये देखिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं भारत के मैप के हिसाब से, ठीक है? भारत का मैप आप मान लीजिए, हम थोड़ा से यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग की क्लास में ही हमने आपको दिखाया था, थोड़ा से एक बार धैर्य बनाए रखिए ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं सारी बातें। देखिए अगर देखा जाए तो केरल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, एक तटीय राज्य है, और यहीं पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लद्दाख मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ और यहाँ के अंतर थोड़ा आप देखिएगा, ये पहाड़ों में है, ये तटीय में है, ठीक है? तो आइए समझते हैं एक बार इन सब चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है, आखिर इसका कहने का क्या मतलब है, और किस प्रकार का संदेश हमें दे रहे हैं, ठीक है? तो आइए अच्छे से समझते हैं, और जो छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे क्या करें, वे ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को ज़रूर शेयर कर दें, और मुझे आशा है कि वे लोग ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसी बातें हमें कहने की कोई बात नहीं होगी, मतलब कहने का एक तरीके से हमें कहने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप लोग स्वयं ऐसा करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत के 2 भागों यानी कि लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक कारकों पर क्या असर पड़ता है या क्या असर डालता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैप में भी दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप केरल, और केरल जो है एक तटीय वाला राज्य है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका पहाड़ी वाला राज्य है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल हिसाब से भी इसमें अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक हिसाब से भी दोनों जगह आपको देखने को अंतर ज़रूर मिलेगा। आइए समझते हैं इसके बारे में, सबसे पहले आइए समझते हैं लद्दाख के बारे में अच्छे से, ठीक है? थोड़ा से धैर्य बनाए रखिएगा, और फटाफट एक तरीके से दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए समझते हैं लद्दाख के बारे में, थोड़ा से दिल थाम के बैठिएगा, और अच्छे से इत्मीनान से सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं या पूछे जाते हैं। लद्दाख से कई बार प्रश्न आ जाते हैं, और आपने देखा है कि पिछले 2-3 सालों से लगातार लद्दाख चर्चा में बना हुआ है। आइए समझते हैं इसके बारे में। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि लद्दाख किस प्रकार का एक तरीके से इलाका है या क्षेत्र है, तो रेगिस्तानी इलाका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ही कम संभव है, यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत ही कम खेती संभव है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम संभव है खेती करना, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। देखिए लद्दाख में अगर देखा जाए तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, और यह इलाका अगर देखा जाए तो हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। देखिए इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो खेती नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, और एक और विशेषता ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय तक ये पूरा क्षेत्र जो होता है
बर्फ से ढका होता है। कैसे ढका होता है? बर्फ से ढका होता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ पौधे उग पाते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ पौधे उग पाते हैं। क्यों उग पाते हैं बहुत कम? एक तरीके से क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई एक तो बारिश कम होती है, दूसरी बात ये है कि बर्फ से पूरी चीज़ें ढकी होती हैं या पूरा क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा ढका होता है, और जिसके कारण क्या होता है, पौधों के अनुकूल एक तरीके से वातावरण नहीं, या पौधों को उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पौधे नहीं उग पाते हैं। पीने के लिए लोग क्या करते हैं, गर्मी के महीनों में बर्फ़ पिघलने पर बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लद्दाख में अगर देखा जाए तो पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, यानी कि उनका इंतज़ार करते हैं कि कब एक तरीके से बर्फ़ पिघलेगी और कब हम पानी पिएँगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे बर्फ़ पिघलती है या बर्फ़ से ही ये लोग पानी अपना इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं और उससे उस बकरी का नेम होता है पश्मीना, और उससे पश्मीना ऊन निकलता है, ठीक है? या उससे ऊन निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि लद्दाख में किस प्रकार की बकरी होती है या किस प्रकार की बकरी के लोग पालते हैं। तो पश्मीना बकरी को पालते हैं और जिससे क्या होता है, ऊन निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट बात बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह ऊन जो होता है बहुत ही कीमती होता है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी ही महंगी होती है। ये जो ऊन होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसकी जो साल होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लद्दाख के लोग क्या करते हैं, इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लद्दाख के लोग क्या करते हैं, इस ऊन से बने हुए जो एक तरीके से शॉल होती है उसको क्या करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और कश्मीर में क्या होता है, पश्मीना शालें ही बुनी जाती हैं। देखिए, कश्मीर में ही अगर देखा जाए तो पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस वगैरह खाते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो लद्दाख के लोग हैं वे लोग क्या करते हैं, मक्खन और चीज़ यानी खास तरह का छेना होता है और मांस वगैरह खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरियां और याक होते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, हर परिवार के पास क्या होता है, हर परिवार के पास अगर देखा जाए तो कुछ गायें होती हैं, बकरियां होती हैं और याक वगैरह होते हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हमने लद्दाख के बारे में अभी क्या-क्या चीज़ें देख लिया। जैसे कि हमने देखा कि यह एक रेगिस्तानी इलाका है, फिर हमने देखा कि यहाँ पर खेती करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होता है, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में क्या होता है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में क्या होता है, बर्फ़ होता है, बर्फ़ से ये सारी चीज़ें, ये सारे क्षेत्र ढके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधे नहीं उग पाते हैं, पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, और लोग पानी के लिए क्या करते हैं, जो पिघली हुई बर्फ़ होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, ख़ास तरह से एक बकरी को पालते हैं, उस बकरी का नाम है पश्मीना, और उससे ऊन निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो ऊन होता है वो बहुत ही कीमती होता है, और उसी से क्या होता है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है या होता है। दूसरी बात करते हैं, ये जो ऊन से बनी हुई ये शॉल होती है उसको क्या करते हैं लोग, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ के लोग जो होते हैं दूध से बने पदार्थ जैसे कि बात करते हैं मक्खन, चीज़ वगैरह खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, और एक ही परिवार के पास कुछ गायें और बकरियां और याक वगैरह होती हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। मुझे लगता है कि लद्दाख के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है? सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आइए समझते हैं केरल के बारे में। आइए अब समझ लेते हैं एक बार केरल के बारे में क्या कहा जा रहा है। अगर देखा जाए तो केरल जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है, ठीक है? एक बार मैं फिर से आपको मैप में दिखाना चाहूँगा
ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यदि सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए केरल है, और देखिए यहाँ अगर आप देखते हैं मैप में तो ऊपरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है, इसे पूर्व कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण ए है दक्षिण और ए है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में अगर देखा जाए तो केरल जो है एक तरीके से बसा हुआ एक राज्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में अन्य बातों के बारे में। ठीक है, तो केरल जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक समुद्र से घिरा हुआ राज्य है। इसकी विशेषता यह है कि समुद्र से घिरा हुआ राज्य है, और दूसरी तरफ अगर इसके देखा जाए तो पहाड़ियों से है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यह पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में अगर देखा जाए तो इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि केरल में ही क्या होता है, तमाम तरह के मसाले पाए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं काली मिर्च के बारे में, लौंग के बारे में, इलायची के बारे में, तो तमाम तरह के मसाले यहाँ पर पाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ही इन मसालों के कारण ही यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इन मसालों के कारण ही, इनके मसालों की वजह से ही जो व्यापारी हैं उनका बहुत ज़्यादा आकर्षण इसके तरफ बना होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कोई भी अगर आपसे केरल के बारे में पूछता है तो इतना तो आप बता ही दीजिएगा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो अरबी और यहूदी व्यापारी क्या होता है, केरल में प्रवेश करते हैं या केरल में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आ चुके हैं। अगर देखा जाता है, यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत जिनका नेम था संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। भारत में ईसाई धर्म का श्रेय जो होता है उन्हीं को जाता है। मतलब ईसाई धर्म लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है संत थॉमस साहब को जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने केरल के बारे में क्या क्या चीज़ें जान लिया। हमने देखा कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी के कोने में बसा हुआ एक राज्य है जो कि समुद्री क्षेत्र है, यानी कि एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और अगर देखा जाए तो पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले पाए जाते हैं। जैसा कि बात करते हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची और ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं उनका आकर्षण इस क्षेत्र में हमेशा बना होता है। फिर हमने आपको समझाया कि अरबी और यहूदी व्यापारी जो होते हैं वे केरल में आए पहले, और ईसा मसीह के धर्मदूत, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत जिनका नेम था संत थॉमस, वे लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे और बसे थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, ईसाई धर्म को लाया गया था। तो ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है, संत थॉमस को जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए बात कर लेते हैं केरल के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। कहा जा रहा है कि अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अरब से अगर देखा जाए तो कई ऐसे व्यापारी होते हैं जो यहाँ पर केरल में आते हैं और बस जाते हैं। अगर देखा जाए तो इब्न बतूता, जिसका नेम है इब्न बतूता, जो करीब 700 साल पहले जो करीब 700 साल पहले केरल में आया, और अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण इसने लिखा। तो अगर देखा जाए तो इब्न बतूता जो होता है भारत में या केरल में लगभग 700 साल पहले यहाँ पर प्रवेश करता है, और यहाँ पर मुसलमानों के बारे में या मुसलमानों के जीवन के विवरण के बारे में वो लिखता है। वास्को डिगामा के बारे में बात करते हैं, जो 1498 में भारत में उसका आगमन होता है। कहा जा रहा है कि वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक के समुद्री का रास्ता बना लिया। तो यह रास्ता वे जान जाते हैं। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, यूरोप से भारत तक का रास्ता पता कर लिया। तो सबसे पहले क्या होता है, वास्को डिगामा आता है 1498 में। यहीं पर केरल में ही आता है, कालीकट में पहुंचता है, और जमोरिन नामक राजा जो होते हैं इनका स्वागत करते हैं, यानी कि वास्को डिगामा का स्वागत करते हैं। और वास्को डिगामा कुछ दिनों तक यहाँ पर रहता है, और फिर क्या होता है, यहाँ से मसाले लेकर जाता है अपने राज्य में,
और वहाँ पर जब ये पहुँचता है तो लगभग उसे 60 गुना फ़ायदे होते हैं। तो फिर क्या होता है, वास्को डी गामा वहाँ पर बता देता है कि भारत एक ऐसा राज्य है, भारत में एक राज्य है जो है केरल, वहाँ पर बहुत अच्छा मसाले वगैरह होते हैं और जिसका अच्छे से इस्तेमाल और व्यापार किया जा सकता है। और इसके बाद क्या होता है, फिर तमाम पुर्तगालियों का भारत में क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। आइए समझते हैं केरल के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। यदि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए। बिल्कुल सर, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यदि आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे से मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप उन सभी छात्रों को शेयर कर दीजिए जो आपके लोग आपको जानने वाले हैं। यानी कि जो आपके जानने वाले लोग हैं उनको आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्द मैं एडवर्टाइज़मेंट भी करवाने वाला हूँ, ताकि बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए या हिस्टोरिकल इम्पैक्ट के कारण देखा जाए, तो केरल के जो लोग होते हैं तमाम तरह के धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी भी आते हैं, यहूदी 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 भी आते हैं, इस्लाम भी आते हैं और ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि केरल के जो लोग हैं तमाम तरह के धर्मों का पालन करते हैं। यहूदी और एक तरीके से इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म आदि चीज़ें इसमें आ जाते हैं, आदि धर्म आ जाते हैं। चीन के व्यापार भी केरल से हुए हैं। अगर देखा जाए तो चीन के व्यापारी भी केरल आए हुए हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या चीन के भी व्यापारी केरल में प्रवेश किए थे या आए थे या नहीं, तो आप बोलिएगा यस, बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में प्रवीण सर से पढ़ा था। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता था, तो वो जाल जैसे चीन में बने हुए करते थे बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि चीन के व्यापारी भी केरल में आए हुए थे। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल की जो ज़मीन है या और उसकी जलवायु जो है, अगर देखा जाए तो चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल वगैरह खाते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि केरल की जो ज़मीन है, जलवायु है, वहाँ की जो जलवायु है चावल के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत उपयुक्त है। और वहाँ की अधिकतर लोग क्या करते हैं, या तो मछली या चावल और सब्जी वगैरह वे लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। अब थोड़ा से तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि भाई लद्दाख और केरल में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, क्या चीज़ें हैं। आइए समझते हैं एक बार तुलनात्मक अध्ययन करके। कहा जा रहा है कि जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप लद्दाख को देख रहे हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है। केरल को आप देख रहे हैं तो तटीय और समुद्री और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक का कहीं न कहीं प्रभाव भी देखने को मिलता है। वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। तो दोनों क्षेत्रों में देखिए भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से भले ही भिन्न हैं, लेकिन ऐतिहासिक या इतिहास में देखा जाए या ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं एक जैसे ही या एक ही प्रकार के प्रभाव देखने को मिल रहा है। दोनों ही क्षेत्रों दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने क्या किया, प्रभावित किया है। बिल्कुल सत्य बातें हैं कि अगर केरल की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, तो दोनों ही क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो चीन के लोग और अरब से आने वाले जो लोग थे या व्यापारी जो थे, उन्होंने इसको प्रभावित किया है। दोनों ही क्षेत्रों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया हुआ है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थितियों ने मसाला की खेती संभव बनाई है, वहीं पर अगर देखा जाए तो लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति जो है उनने व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। अगर एक तरफ आप देखते हैं केरल के बारे में देखते हैं,
तो केरल ने क्या किया है, जो व्यापारी थे उनको मसालों की तरफ आकर्षित किया और उनने एक तरीके से देखा जाए तो लद्दाख के व्यापारियों यानी लद्दाख में व्यापारियों को आकर्षित किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर दोनों राज्यों की अगर देख रहे हैं तो अपनी स्वयं की विशेषता है और जिसकी वजह से व्यापारी जो हैं अपने अलग अलग विशेषताओं के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए हैं। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन हो या उसके इतिहास और भूगोल से अगर देखा जाए तो प्रायः रिश्ता गहरा देखने को मिल जाता है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा से तो विविधता सांस्कृतिक प्रभाव केवल बीते हुए कल बात नहीं है। सॉरी दोस्तों, एक बार इसको फिर से टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। तो विविध सांस्कृतिक प्रभाव, संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं होती है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक दूसरे जगह जाना है। अगर देखा जाए तो हमारे वर्तमान जीवन का जो आधार है वही जो है काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना होता है। बिल्कुल सत्य बात है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या होता है, काम के लिए ही या हम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम जाते हैं। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका जो है धीरे धीरे उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। अगर देखा जाए तो हर एक कदम थोड़ा से भी अगर आप आगे जाती हैं तो हमारे सांस्कृतिक और रीति रिवाज और जीवन जीने का जो तरीका है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। और इसकी वजह से कहा जा रहा है इंडिया इज अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। कहा जा रहा है कि भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं। कहा गया है कि भारत की विविधता या अनेकता की बात करते हैं, यही उसकी ताकत का स्रोत है। अगर आपसे कोई कहता है कि भारत इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, भारत क्या इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, कैसे इतना भारत ताकतवर बन गया, तो आप उसे बताइए कि भारत में क्या है कि विविधता होते हुए भी, डाइवर्सिटी होते हुए भी अनेकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अभी हमने अंग्रेजी में पढ़ा था। ठीक है, अभी हमने आपको अंग्रेजी में पढ़ा था ना कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो डाइवर्सिटी होते हुए भी हम क्या हैं, एक हैं। हम क्या हैं, एक तरीके से एक है, यानी कि यूनिटी में है, यानी कि एकता में है। इसी की वजह से क्या है कि भारत की ताकत बनी हुई है। ठीक है, इसी के वजह से क्या है, भारत की ताकत बनी हुई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हर सभी मतलब हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना या सद्भावना के साथ हमें रहना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश में किसी प्रकार के ऐसी गतिविधि नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की क्षति हो, हमारे देश को कोई क्षति हो। ठीक है, तो हम सभी लोग भले ही अलग हैं लेकिन हम सभी लोग एक हैं। जिस तरह से हम परिवार में अलग होते हैं लेकिन हम सभी लोग एक होते हैं, उसी तरह से अगर देखा जाए तो देश में भी हम भले ही अलग हैं, एक तरीके से जाति धर्म और एक तरीके से देखा जाए तो जाति धर्म या लिंग के आधार पर हम भले ही अलग हैं, लेकिन वैसे में अगर देखा जाए तो हम एक हैं। और यही हमारी जो एकता है, यही हमारे देश की ताकत है। दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म भाषा क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। देखिए, जब यहाँ पर भारत में अंग्रेजों का शासन था तो हम सभी लोग एक होकर एकजुट होकर, भले ही हमारा धर्म अलग था, भले ही हमारी भाषा अलग थी, भले ही हम पुरुष थे या महिला थे, लेकिन हमने क्या किया, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेजों को यहाँ से उठाकर फेंक दिया। यानी कि यहाँ पर हमने उन्हें 1947 में हमने यहाँ से हटा दिया। यानी कि पूरी तरीके से अपने देश को हमने आज़ाद करा लिया। क्यों क्यों हमने आज़ाद करा लिया? क्योंकि जब हमें ये बात समझ में आ गई कि हम भले ही अलग अलग हैं लेकिन हम एक हैं, देश तो हमारा ही है, तब हमने ऐसा किया। नहीं तो आपने देखा था कि प्राचीन काल से ही बहुत सारे लोग भारत में आते हैं और भारत में राज करते हैं और हमारा शोषण करते हैं। जब हमें इस बात को समझ में आ जाती है जब हमें इस बात को समझ में आ जाती है कि हमें क्या करना है, एक रहना है,
हमारी एकता ही हमारी ताकत है, तो फिर हम सभी लोगों को यहाँ से भगाना प्रारंभ कर देते हैं। हम उन सभी विदेशियों को यहाँ से भगाना प्रारंभ कर देते हैं जो हमारा कल तक शोषण कर रहे थे। और एक समय आया था, आपने देखा था 1947, और हमने क्या किया, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे पूर्वजों ने हमें एक तरीके से आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी का हमें सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को उस आज़ादी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और हमारे मूल कर्तव्य में जो कहा गया है कि हमारे जो एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन करता थे, यानी कि जो जिन्होंने आज़ादी हमें दिलाई है, उनकी जो बातें हैं, उनकी बातों या उनकी कही गई जो बातें हैं, उसे हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। ये बिल्कुल ही सत्य होना चाहिए और बिल्कुल ही सही होना चाहिए। यही हमारे जीवन का मुख्य आधार है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है। बाकी सब जीवन में चलता रहेगा और कभी वो चीज़ें खत्म नहीं होंगी। लेकिन हमें क्या कर रखना है, हमें क्या करना है, अपने देश के प्रति एकदम ईमानदार रहना है। कहा जा रहा है यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। बिल्कुल ये सत्य बात है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगर देखा जाए तो अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया और वे जेल भी गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध भी किया। वे लोग ऐसा नहीं कि वे लोग एक तरीके से आज़ादी के लिए बहुत आसानी से वे लोग आज़ादी पा गए। उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उन्हें भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे हमारे जो एक तरीके से आंदोलनकर्ता या हमारे जो एक तरीके से नेता थे, उन्हें एक तरीके से फांसी पर भी लटकना पड़ा। बहुत सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग तरीकों से अंग्रेज़ों का विरोध भी किया। ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिली दोस्तों, ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिल गई कि हमने अंग्रेज़ों से बोला कल तुम चले जाना, तो अंग्रेज़ चले जाएँगे। ठीक है, अंग्रेज़ ऐसे कभी नहीं गए। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये समझ लीजिए हमारे एड़ी तक हमें ज़ोर लगाना पड़ गया था। हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, हमारे पूर्वजों को, ठीक है? अब मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक रहना चाहिए। हम भले ही जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर भले ही अलग हैं, लेकिन हमेशा हमें एक रहना चाहिए कि देश, ये सभी जितने भी लोग आपको देखने को मिल रहे हैं आस-पास के, ये सभी हमारे देश के ही लोग हैं, ठीक है? लड़ाइयाँ, झगड़ा, छोटी-मोटी बातें तो सब में चलती रहती हैं, इतना कौन देखता है, ठीक है? इतना देखकर अगर हम क्या कर लेते हैं, एक-दूसरे से मुँह मोड़ लेते हैं, तो ऐसा करना हमें लगता है कि अनुचित होगा हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। जो उन्होंने सोचा था उसको उन्होंने किया भी, लेकिन जब हमारे अंदर नेशनैलिटी आ गई, जब हमारे अंदर एक तरीके से नेशनैलिटी आ गई, राष्ट्रीयता आ गई, जब हमें इस बात को समझ में आ गई कि अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल का एक तरीके से लागू कर रहे हैं, यानी कि फूट डालो राज करो की नीति जो पॉलिसी अपना रहे हैं, जब हमें ये बातें समझ में आ गई तो हमने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, देश में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, इन सभी एक साथ खड़े हो गए अंग्रेज़ों के खिलाफ। इससे पता चलता है कि वाक़ई में हमारे देश के लोगों ने हमें किस तरह से आज़ादी दिलाई होंगी। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ वे लोग लड़ाई करके बता दिए कि हम सभी एक हैं और एक एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश के लोगों ने बता दिया अंग्रेज़ों को, भाई हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और आगे भी हम एक रहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आइए समझ लेते हैं एक बार विविधता में एकता के बारे में। आइए समझ लेते हैं विविधता में एकता के बारे में। कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग नेहरू जी का सम्मान नहीं करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करते हैं जो लोग, वे लोग गलत हैं। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, ये पॉलिटिकल बातें एक अलग हो जाती हैं। जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनकी एक अलग एजेंडा होता है, हर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वाक़ई में थोड़ा से देखें, वाक़ई में अगर थोड़ा से आप पढ़ कर देखें और समझ कर देखें, तो नेहरू जी भी एक अच्छे नेता थे, ठीक है? लेकिन आप लोग कई बार सोचते हैं कि नेहरू जी बिल्कुल बेकार थे, उन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। उन्होंने एक तरीके से, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने चीन को बहुत सारी ज़मीन दे दी, लेकिन उसकी कई परिस्थितियाँ रही होंगी। भाई आप सोचिए, अगर कल ही आपको, चलिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए,
ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं नेहरू जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिके सॉरी किसी ही एक तरीके से राजनीतिक विचारधारा से हूँ, मतलब किसी पार्टी विचारधारा से हूँ मैं, ठीक है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ऐसे गलत बातें ना सोचें, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप यूपीएससी या आप सीटेट या यूपीटेट किसी भी तैयारी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी वगैरह, तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, उस समय आप सोचिए, मैं आपको ये समझाने वाला था कि अगर मैं आपका परिवार है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, आपके परिवार में 10 लोग हैं, आपका जो परिवार है वो गरीब है, बहुत ज़्यादा ना तो उसके पास फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, ना ही उसके पास ज्योग्राफिकल चीज़ें अच्छी हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ना उसके पास खेत है, ना उसके पास बाड़ी है, ना उसके पास पैसे हैं, ठीक है। और आपको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, आपको अलग कर दिया जाए और आपको थोड़ी-सी ज़मीन दे दिया जाए, आपको थोड़ी-सी ज़मीन दे दिया जाए और आपका जो पड़ोसी हो बहुत ज़्यादा मजबूत हो किसी मामले में, ठीक है, किसी न किसी मामले में, और पहले से सज्ज हो हर चीज़ों के लिए, और आप पर आक्रमण कर दे तो आप क्या करेंगे? आप उससे लड़ाई करेंगे? आप कितना लड़ेंगे? कितनी देर तक आप टिक पाएँगे? सोचिए एक बार। तो उसी तरह से क्या हुआ था 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था। भारत चाइना का युद्ध हुआ था, जब कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भारत एक तरीके से कह रहे हैं भारत का जन्म ही हो रहा था और तभी भारत पर आक्रमण कर दिया गया। तो आप सोचिए एक बार कि एक तरीके से जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना तो हमारे पास हथियार था सही से, ना हमारे पास एक तरीके से देखा जाए हमारे पास सैनिक थे, तो कहीं न कहीं स्थितियाँ विपरीत थी और इसकी वजह से कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे हुआ होगा, ठीक है। बाकी आपके क्या विचार हैं, आप स्वयं सोचिए। मेरे जो विचार हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप कैसे सोचते हैं ये आपका विचार है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे विचार रखिए, लेकिन हाँ, मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि अच्छे विचार रखना ही हमारा कर्तव्य है, और ऐसे ही हम अगर अच्छे विचार रखते हैं तो यही हमारे जीवन के लिए अनुकूल होगा। आइए समझ लेते हैं लास्ट चीज़ों के बारे में। तो नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ें नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावनाएँ हैं। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें विविधता को हमने पहचाना और प्रोत्साहित किया, और यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। मुझे लगता है कि अब उनके बारे में जो आपकी गलत विचार थे, अब आपको शायद समझ में आ गई होंगी कि ये नेहरू जी की ही देन है, यानी कि कहने का मतलब ये है, उन्हीं की ये विचारधारा है कि हम भले ही अलग-अलग हैं एक तरीके से, लेकिन हम एक हैं। यानी कि अनेकता में ही हमारी एकता है और यही हमारी ताकत का स्रोत है, ठीक है। नेहरू जी ने ये अपनी स्पीच या अपनी बातों को रखकर हमारे देश के लोगों को एक सूत्र में उन्होंने बाँध दिया, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। तो पॉलिटी का 6 का पहला चैप्टर जो हुआ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगर आप सभी लोग अच्छे से प्यार देंगे, तो फिर इसके बाद इसका दूसरा चैप्टर बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। आपके जैसे प्रतिक्रियाएँ होंगी, आपके जैसे कमेंट होंगे, उसी हिसाब से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊँगा। अगर आप निष्क्रिय रहेंगे, तो फिर मैं भी निष्क्रिय रहूँगा। अगर आप सक्रिय रहेंगे, तो फिर मैं भी सक्रिय रहूँगा, ठीक है। अगर आप एक्टिव होकर काम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और मेहनत की तवज्जो देंगे, समझेंगे उस बात को, तो मैं भी अपने तरफ से अच्छे से मेहनत करके आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।